हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेचर का ये दूसरा लेक्चर है। हम शुरू कर रहे हैं एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। इसके पहले जो लेक्चर था बेसिक्स आपको हम बताए थे, उसे पूरा देख लीजिएगा तभी इसको देखिएगा। सिमेट्री वगैरह आइडिया उसी में हम दिए थे। पहला एग्जाम्पल, टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 equals to a to the power 2 by 3। ये तो सबसे पहले सिमेट्री देखा करिए। अब y to the power 2 by 3 या x to the power 2 by 3, 2 by 3 का मतलब हो गया x स्क्वायर देन पावर 1 by 3, y स्क्वायर देन पावर 1 by 3। चूंकि y स्क्वायर x स्क्वायर है, इसका मतलब y की जगह माइनस वाई रिप्लेस करने से इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने से इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स दैट दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सीज। जब बोथ द एक्सीज के अबाउट सिमेट्री हो तो इसका मतलब होता है जो सेपियन साइज एक क्वाड्रेंट में है वही सेपियन साइज चारों क्वाड्रेंट में है। यानी जितना एरिया एक क्वाड्रेंट में पड़ेगा उतना ही एरिया चारों क्वाड्रेंट में पड़ेगा। अतः एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले तो आप ये ऑब्जर्वेशन लीजिए, सिंस द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सीज therefore the required area is A equal to 4 into area in first quadrant equals to 4 integral y dx। अब x की लिमिट चाहिए। अब एस्ट्रॉइड का शेप आपको मालूम होना चाहिए। सभी एक्सीस पर बराबर बराबर इंटरसेप्ट है। ये बराबर है, ये बराबर है, सब बराबर है। अब हम फ्री हैंड बनाए हैं तो उतना बढ़िया नहीं बनाया, आप अच्छे से बनाइए। ये तो केवल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया कंसीडर कर रहे हैं, बकिया 4 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो इसमें जब आप स्ट्रिप लीजिएगा y डेल्टा x, तो x की लिमिट क्या होगी? x की लिमिट क्या होती है? y एक्सिस के पैरेलल बाउंडिंग लाइंस के इक्वेशंस। तो इस एरिया के लिए, शेडेड रीजन के लिए, एक बाउंडिंग लाइन यहाँ बनेगी और एक बाउंडिंग लाइन y एक्सिस खुद ही है। y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है और इसका इक्वेशन x इक्वल टू a होता है। ये डेटा आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट करके कर्व और x एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। तो y 0 रखोगे तो इतना बराबर इतना आएगा, यानी x स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस a। तो माइनस तो इधर लिखना होगा, हमको उधर वाला चाहिए तो प्लस a लिख दिए। तो लिमिट हो गया 0 से a इक्वल टू 4 इंटीग्रल 0 टू a। y की वैल्यू, तो पहले तो इसकी वैल्यू निकालें आप, तो हो जाएगा a टू दी पावर 2 बाई 3 माइनस एक्स टू दी पावर 2 बाई 3 और फिर उल्टा पावर 3 बाई 2 पावर इधर चढ़ा दें तो हो जाएगा y dx। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इसमें हम करेंगे। पुटिंग x इक्वल टू a साइन क्यूब टी। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का उद्देश्य होता है दो टर्म को मिक्स करके सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना। तो ऐसा फिट करके सेट करके रखिए कि ये दोनों मिक्स हो जाएं। जैसे यहाँ पे इसको रखोगे ना तो a टू दी पावर 2 बाई 3 कॉमन हो जाएगा और 1 माइनस यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, सिंगल टर्म हो गया। सो दैट x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 इंटू डी एक्स, तो 1 इंटू डी एक्स न लिख के dx लिख दिए। ये t का फंक्शन है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी और बगल में dt वी गेट।
ए इक्वल टू 4 इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल में जब सब्स्टिट्यूशन किया जाता है तो ये लिमिट है, इसको चेंज कर लेते हैं। तो चलो लिमिट बाद में चेंज करें, पहले ये सब लिख लो। a टू दी पावर 2/3 माइनस a टू दी पावर 2/3 इंटू साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, होल टू दी पावर 3/2 इंटू ये 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी डी टी। अब t की लिमिट चाहिए ना, और x की लिमिट पहले से हमारे पास है, तो x इक्वल टू 0 रखिए, तो साइन t इक्वल टू 0, साइन t 0 कब होता है, जब t 0। फिर x इक्वल टू a रखिए, तो a अपान a 1, साइन t 1 कब होता है, जब t π/2 होता है। तो अब ये t की लिमिट में कन्वर्ट हो गया। दिस इज इक्वल टू 4 3 जा 12a, और इसमें a टू दी पावर 2/3 कॉमन लोगे, ये पावर लगा के कितना हो जाएगा a, तो ये हो गया a स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू π/2। यहाँ बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, कॉस क्यूब टी इंटू कॉस टी, कॉस टू दी पावर 4t, और इंटू साइन स्क्वायर टी डी टी। दिस इज इक्वल टू 12a स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू π/2 कॉस टू दी पावर 4t डी टी, सॉरी, इंटू साइन स्क्वायर टी को आप लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, और देन डी टी। इक्वल्स टू 12a स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू π/2, ये हो गया कॉस टू दी पावर 4t माइनस कॉस टू दी पावर 6t dt। अब हम वेलिस फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। इक्वल टू 12a स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट 3/4 इंटू 1/2 इंटू π/2 माइनस 5/6 इंटू 3/4 इंटू 1/2 इंटू π/2। यहाँ पे लिख दीजिए बाई वेलिस फार्मूला। वेलिस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बीएससी फर्स्ट ईयर में ही पहली बार वेलिस फार्मूला आप जानते हो। जो इंटीग्रेशन का पहला चैप्टर होता है, इंटीग्रेशन बाई सक्सेसिव रिडक्शन, जिसमें रिडक्शन फार्मूले निकलते हैं, उसी में पहले ही रिडक्शन फार्मूला है इंटीग्रल साइन टू दी पावर n x dx और इंटीग्रल कॉस टू दी पावर n x dx। उसी के रिडक्शन फार्मूले निकाले जाते हैं, फिर उस पर लिमिट 0 टू π/2 चढ़ा करके वेलिस फार्मूला डिराइव किया जाता है। तो ये देखो पूरा का पूरा इतना कॉमन हो जाएगा, है कि नहीं। इक्वल्स टू 12a स्क्वायर इंटू 3π/4 इंटू 4, और ब्रैकेट में बच गया 1 माइनस 5/6 इक्वल्स टू, अब काटिए, 4 से काटेंगे, 4 × 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 9πa स्क्वायर बाई 4 इंटू 1/6, फिर कैंसिल होगा 3 से, तो हो जाएगा 3πa स्क्वायर अपान 4 2 जा 8, यही इसका आंसर होता है। अब वेलिस फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं याद है तो मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ वेलिस फार्मूला आप याद रखिए। बिना वेलिस फार्मूला के, बिना mn फार्मूला जो गामा बीटा चैप्टर में है, गामा बीटा फंक्शंस भी एक चैप्टर है इंटीग्रल कैलकुलस का, वहाँ से भी एक फार्मूला हम उठाएंगे mn फार्मूला, और उसका खूब उपयोग करेंगे। साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स का खूब इस्तेमाल करना है। वेलिस फार्मूला, if n belongs to n, then n is a positive integer. Integral 0 to π/2 sin to the power n x dx equal to integral 0 to π/2 cos to the power n x dx, and both equal to n minus 1 upon n से स्टार्ट करते हैं। यहाँ जितना पावर है उससे एक कम बटे यही पावर, फिर अगले फ्रैक्शन में ऊपर 2
कम कर दो, नीचे 2 कम कर दो, n-3/n-2। फिर अगले फ्रैक्शन लिखने में ऊपर 2 कम कर दो, नीचे 2 कम कर दो, n-5/n-4 डॉट सो ऑन। और ये अपने आप जो है 2/3 पे टर्मिनेट हो जाएगा इफ n इज ऑड। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। देखो किसी भी न्यूमरेटर में +1 करोगे तो उसका डिनोमिनेटर आएगा, इसमें +1 करोगे तो ये आएगा, इसमें +1 करोगे तो ये आएगा। और फिर इवन वाले केस में n-1/n इंटू n-3/n-2 इंटू n-5/n-4 इंटू सो ऑन इंटू 1/2। इवन वाले केस में अपने आप 1/2 पे टर्मिनेट कर जाएगा, लेकिन इवन वाले केस में एक फ्रैक्शन से और मल्टीप्लाई किया जाता है π/2 से, इफ n इज इवन। यही है वालिस फार्मूला। अब देखो ये 4 पावर के लिए लगा था ना, ये पावर n = 4 के लिए लिखा गया है। तो 4 - 1/4 से शुरू हुआ है, 4 - 1/4 माने 3/4, फिर 2 कम किया 1 आ गया, 4 में से 2 कम किया 2 आ गया। तो इवन वाले केस में टर्मिनेट कहाँ होगा 1/2 पे, और अलग से π/2 से मल्टीप्लाई हो गया। इस वाले में n कितना था, n 6 था, तो n-1 5/6 से शुरू किया, 2 कम कर दिए, फिर 2 कम कर दिए। ठीक, यही है वालिस फार्मूला। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज, निश्चित समाकल के गुणधर्म, हम हिंदी बोल देना, निश्चित समाकल के गुणधर्म इंटरमीडिएट में सभी ने पढ़ा हुआ है और आपको सब याद होना चाहिए, क्योंकि अब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। इसमें इन सब चीज़ों का बहुत ही गजब इस्तेमाल होगा, तो मैं अभी चर्चा कर देना चाहूँगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, बस हम उन्हीं प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे जिनकी हमें ज़रूरत है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। नंबर 1, इंटीग्रल a to b f of x dx इक्वल टू माइनस इंटीग्रल b to a f of x dx, यानी कि लिमिट को अदल बदल करें तो एक निगेटिव बाहर आ जाता है। नंबर 2, इंटीग्रल a to b f of x dx इक्वल्स टू इंटीग्रल a to c f of x dx प्लस इंटीग्रल c to b f of x dx वेयर a इज लेस देन c इज लेस देन b। a और b के बीच में कोई भी नंबर c लेकर के हम इंटीग्रल को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। नंबर 3, इंटीग्रल a to b f of x dx इक्वल टू इंटीग्रल a to b f of y dy इक्वल टू इंटीग्रल a to b f of d dt इत्यादि, ऐसे हम लिखते चलेंगे। ये रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टीज को कहते हैं। बिना लिमिट को छेड़े आप वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ये रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की बहुत गजब की प्रॉपर्टी है। ये लिमिट वही रखिए तो x की जगह y कर दिया, लिमिट वही रखिए y की जगह t कर दिया, ऐसे कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो 3 प्रॉपर्टीज ये हो गई। चौथी, इंटीग्रल a to b f of x dx इक्वल्स टू इंटीग्रल a to b f of a plus b minus x dx, और इसी का पर्टिकुलर केस बनता है इंटीग्रल 0 to a f of x dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f of 0 plus a minus x माने f of a minus x dx। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही, हम तो कहते हैं रिवोल्यूशनरी प्रॉपर्टी। इसके कारण रिवोल्यूशन हो गया इंटीग्रल की दुनिया में। बहुत सारे इंटीग्रल जो इवेल्युएट नहीं हो सकते थे वो इवेल्युएट हो गए। फॉर एग्जांपल बहुत मशहूर इंटीग्रल है इंटीग्रल 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx इक्वल टू π/4 आता है। तो 4 ये है। एक प्रॉपर्टी मैंने नहीं लिखा है क्योंकि हमें अजीब सा लगता है, हंसी आती है। अगर a to a कर दें, इंटीग्रल a to a f x dx तो 0 होता है। दो और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उन्हीं दोनों का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल हम करेंगे खूब।
फिफ्थ, इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू ए, 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट 0 टू ए कर दिया। और ऐसा कब करेंगे? जब एफ ऑफ एक्स एक्स का इवन फंक्शन हो, यानी जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, और जब एफ ऑफ एक्स एक्स का ऑड फंक्शन हो, यानी कि जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो, तब यही इसी की वैल्यू कितनी आएगी? 0। और आखिरी प्रॉपर्टी उसके बाद भी पीरियड्स पे भी आधारित प्रॉपर्टी होता है, हम नहीं लिख रहे उसको, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिक्स्थ, इंटीग्रल 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 टू ए, 2 से मल्टीप्लाई करके अपर लिमिट पे देखो इफेक्ट डाल रहे हैं हम, अपर लिमिट को आधा कर दिए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इफ एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अपर लिमिट मानिए, और इफ एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए, तब इसी की वैल्यू 0 होती है। इतना बढ़िया डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी है। जरा सा एक गुण हमने चेक किया, उसी के आधार पर तुरंत वैल्यू लिख दीजिए 0, अगर 0 वाला केस बनता है तो। अब आइए एरिया का हम दूसरा एग्जाम्पल उठाएं। ये सब प्रॉपर्टीज आप पढ़े हुए हैं, मैं एक बार लिख दिया, क्योंकि बिना इसके काम नहीं चलेगा। हम तो फट से इस्तेमाल करेंगे और बगल में लिख देंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। और अगर आपको सीखना है तो आपको ये सब याद रखना ही पड़ेगा, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। एग्जाम्पल 2, टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन टी, y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी। तो पहले तो हम इक्वेशन लिखें, तो हम ना लिख करके इसी पे नंबरिंग 1 कर दे रहे हैं ना। फिर इसको पहचानिए क्या है, ये साइक्लोइड है। साइक्लोइड मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं और 2 उनके इन्वर्टेड फॉर्म्स होते हैं, तो कुल मिला के 4 बनेंगे। और उन चारों के पूरा जो है आपको सब कुछ याद रखना पड़ेगा, उनका शेप, उनके कुछ फीचर्स याद रखने ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हैं, ट्रेसिंग थोड़ी कर रहे हैं। तो मैं इसको बना रहा हूं। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित साइक्लोइड है। ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, ऐसे वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होती है। जो शेप एंड साइज इधर है वही शेप एंड साइज इधर है, यानी जितना एरिया इधर है उतना एरिया इधर है वाई एक्सिस के। अब कुछ बातें सुनिए। ये जो कर्व है साइक्लोइड ना, ये सिर्फ इतना ही नहीं होता है, ये इधर एंडलेस है, इधर भी एंडलेस है, माने एक साइकिल, फिर दूसरी साइकिल, फिर तीसरी साइकिल, ऐसे साइकिल बनती जाएगी, इधर भी इधर भी। तो इस एंडलेस कर्व का ये पोर्शन प्रिंसिपल ब्रांच के रूप में कंसीडर किया गया है, मुख्य शाखा। तो जब भी इस कर्व की बात करेंगे तो केवल हम एक मुख्य शाखा ही उसकी कंसीडर करेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच। इधर साइकिल्स हैं, इधर साइकिल्स हैं, ये जताने के लिए ऐसे छोड़ दिया जाता है बना के, ये ऐसे। और इसको कस्प कहेंगे ना, देखो ये लाइन हमने खींचा, कर्व पर स्थित ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां से 2 ब्रांचेस इस प्रकार से निकल रही हैं कि दोनों की टेंजेंट कॉमन है। तो ये भी कॉमन टेंजेंट है, तो ये कस्प है, ये कस्प है। दोनों कस्प को मिलाने वाली लाइन को बेस कहते हैं। ये डेफिनेशन अब जान लीजिए, थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको। आप हमारा वो वीडियो जरूर देख लें, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कर्व्स, निश्चित रूप से देखा। ये ओरिजिन है, इसको बेस या बेस लाइन बोलते हैं। ये जो हाइट इसको बोलते हैं, ये हाइट होती है 2a।
और इसको विस्तार कहते हैं, फैलाव, चौड़ाव, इंग्लिश में बोलते हैं स्पान, स्पान SPAN। तो ये स्पान पाई ए होता है, हाफ स्पान है ये, हाफ स्पान इधर भी है पाई ए, यानी कि कुल स्पान कितना होता है 2 पाई ए। ये दो डेटा अगर आप याद रखें तो किसी भी पॉइंट पर पैरामीटर टी का मान आप निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर टी निकालना चाह रहे हैं और यहाँ पर टी निकालना चाह रहे हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो x कोऑर्डिनेट पाई ए, y कोऑर्डिनेट 2a, तो ये हो गया पाई ए कामा 2a। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जाहिर सी बात है 0 0, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0। तो पहले तो आप सिमेट्री बकिए, द कर्व इज सिमेट्रिकल, द कर्व इज सिमेट्रिकल about y axis, about y axis, therefore the required area, the required area is a equal to 2 into, हमें ये पूरा एरिया निकालना है। हाँ पूरा ये देखो, टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस, इसमें और लिखना चाहिए था हमको, एंड इट्स बेस, क्वेश्चन पहले पूरा करिए। हाँ साइक्लोइड और उसके बेस के द्वारा जो एरिया बाउंडेड हो रहा है वो निकालना है हमको, ये एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम वाई एक्सिस के राइट साइड वाला एरिया निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 ब्रैकेट में एरिया राइट टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के दाहिनी तरफ जो एरिया है मल्टीप्लाइड बाई 2, इतना आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। अब ये एरिया आपको निकालना है, तो मैं सब वीडियो नंबर 1 में कंसेप्ट दिया था। वाई एक्सिस इज ए बाउंड्री, तो जब वाई एक्सिस बाउंड्री हो तो वाई एक्सिस पे जनरल पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करके एक स्ट्रिप बना लेते हैं। ये जनरल पॉइंट XY है ना, तो ये डेल्टा वाई हो गया विड्थ और ये हो जाएगा x, तो ये जाएगा x डेल्टा वाई, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, माने इंटीग्रल x dy। तो इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 2 इंटीग्रल x dy। y की लिमिट, x एक्सिस के पैरेलल बाउंडिंग लाइंस के इक्वेशंस, तो x एक्सिस खुद ही एक बाउंडिंग लाइन है, इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू 0, और इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा y इक्वल टू 2a। तो ये y की लिमिट हो गई 0 to 2a। इसको हम पैरामीटर फॉर्म में बदलेंगे क्योंकि इक्वेशन जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है, तो इसको लिखिए 2 इंटीग्रल x की जगह लिखिए a इंटू टी प्लस साइन टी इंटू dy को आप लिख दो dy बाई dt, और अब फाइनली इंडिकेटर dt आ गया तो t की लिमिट लिखाएगा, t की लिमिट लिखाएगा। तो t की लिमिट हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर t कितना है, यहाँ पर t कितना है, तो यहाँ पर t कैसे निकालोगे, सोचो जहाँ x भी 0 y भी 0, या y ले लो ना, y इससे बदलो, जब y 0 होगा तो t कितना, यहाँ देखो y को 0 करो तो y 0 माने cos t इक्वल टू 1, cos t इक्वल टू 1 माने t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 हो गया। और फिर यहाँ 2a रखो, 2a अपान a 2 हो गया, फिर 2 माइनस 1 1 हो गया, तो 1 इक्वल टू माइनस कॉस टी, यानी कॉस टी इक्वल टू -1, टी इक्वल टू पाई हो गया, काम खत्म। ऐसे इसको कन्वर्ट करते हैं। ये डेटा बस दिमाग में रखिए कि साइक्लोइड की हाइट होती है 2a और कुल स्पान होता है 2 पाई a। बस अब इसकी हमें जरूरत नहीं, इसको मिटा दे रहा है। dy बाई dt कितना होगा अभी से देख लो, इसको लिख लें मिटाने से पहले, इक्वल्स टू 2a इंटीग्रल 0 टू पाई t प्लस साइन टी और dy बाई dt a साइन टी, a स्क्वायर कर दें और यहाँ साइन टी कर दें dt, बस। अब आइए इंटीग्रेशन करें। इक्वल्स टू 2a स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू पाई ब्रैकेट t साइन टी प्लस साइन स्क्वायर टी dt।
अब ये अलग नेचर का है, ये अलग नेचर का है, इसलिए इसको दो इंटीग्रल में आप बांट लो। 2a² ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to पाई t sin t dt प्लस इंटीग्रल 0 to पाई साइन स्क्वायर टी डी टी। नंबर 1 या नंबर 2 कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 वहाँ डाल दिए थे। अब बारी बारी से आइए कैलकुलेट करें। माना I1 है इंटीग्रल 0 to पाई टी साइन टी, तो इतना तो आपको शऊर ही होगा, इसको हम बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन टी इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो टी इंटू माइनस कॉस टी, लिमिट चढ़ाइए 0 to पाई, फिर माइनस इंटीग्रल 0 to पाई, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस टी लिखना, तो इसको प्लस करिए, इसको कॉस टी करिए डी टी इक्वल्स टू पाई रखिएगा तो कॉस पाई -1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और पाई हो जाएगा। 0 रखने से यहाँ 0 हो जाएगा, कुछ आएगा नहीं। और बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, छठवीं प्रॉपर्टी जो मैंने लिखा था 6वें नंबर पे, अब एक प्रॉपर्टी में छोड़ दिए थे ना 0 a to a वाली, नहीं तो 7वीं हो जाती, फिलहाल 6वीं पे t की जगह पाई माइनस टी रखने से माइनस कॉस टी हो जाएगा, फंक्शन खुद का निगेटिव हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 इक्वल्स टू पाई। तो एक इंटीग्रल आ गया। दूसरा बहुत छोटा सा है, यही कहीं कोने वोने में कर दिया जाए। I2 इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई साइन स्क्वायर टी डी टी, वही 6वीं प्रॉपर्टी फिर लगाइए डेफिनिट इंटीग्रल की। टी की जगह पाई माइनस टी रखोगे तो साइन पाई माइनस टी साइन टी ही होता है, कोई चेंज नहीं है, इसलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके अपर लिमिट को आधा कर देंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 साइन स्क्वायर टी डी टी। अब इसमें हम वैल्यूज फार्मूला लगा देंगे, तो n इक्वल टू 2 है, तो n -1/n से शुरू करेंगे, यानी 1/2 लास्ट फ्रैक्शन आ गया, इंटू पाई बाई 2 और लिख देंगे, तो कुल कितना हो जाएगा 2 कैंसिल, पाई बाई 2। तो अब इसमें सब उठा के रख दो। इंटीग्रेट, मैं बार बार आपको चेतावनी दे रहा हूं, समझ लीजिए, सलाह भी दे रहा हूं कि आप इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रहे हो, आप इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पढ़ रहे हो, इसलिए आपको इंटीग्रेशन पे कमांड होना चाहिए। देयरफॉर a इक्वल टू, ये छोड़े थे, 2a² ब्रैकेट में I1 प्लस I2 इक्वल टू 2a² ब्रैकेट में I1 माने पाई प्लस ये पाई बाई 2 इक्वल टू 2a² इंटू 3 पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 पाई a²। एक एग्जाम्पल हम लोग और देखेंगे। पहला एग्जाम्पल हमने स्ट्रॉइड का बताया जो कि कार्टेशियन फॉर्म में था। दूसरा एग्जाम्पल हमने साइक्लोइड का बताया जो कि पैरामीट्रिक फॉर्म में था। और अब तीसरा एग्जाम्पल मैं कार्डियोइड उठा रहा हूँ जो कि पोलर फॉर्म में इसका इक्वेशन होगा। तो तीनों एक एक करके तीनों हो जाएंगे। हाँ, एक चीज यहां मैं चर्चा कर दूं। देखिए, साइक्लोइड कुल 4 होते हैं। मुख्यतया एक ये वाला जो अभी अभी हम लोग किए, और एक ये वाला, ये 2 मुख्य हैं। ये वाई एक्सिस के दोनों ओर सिमेट्रिकली रहता है, और ये वाई एक्सिस के एक ही ओर होता है। ये आधी लाइन है तो आधा स्पान हुआ ना, ए पाई आधा स्पान हुआ, तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया x इक्वल टू ए पाई। तो ये वाला जो साइक्लोइड है वो x इक्वल टू ए पाई के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो 2 यही मुख्य हैं, और 2 इनके इन्वर्टेड फॉर्म, इनको उलट दीजिए। उलट देने का मतलब यही कहीं ऐसे उल्टा कर दो, ए ऐसे, और इसको भी इन्वर्ट उल्टा कर दो, ये ऐसे। ये तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन प्लीज, इन सभी के जो एरिया है ना, बेस और साइक्लोइड के बीच का जो एरिया है, ये सब में बराबर आता है, सब बराबर आता है। तो ये एक डेटा आप याद रखिए, 3 पाई a², सभी का एरिया यही आता है। एरिया बाउंडेड बाई एनी ऑफ दीज साइक्लोइड्स एंड देयर बेस एंड इट्स बेस is 3 pi a²।
एग्जाम्पल 3, to find the area bounded by the curve r equal to a ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा, इसी को हम नंबरिंग कर दे रहे हैं 1 समय बचाने के लिए, कंजूसी थोड़ी, और इस कर्व का नाम हम लिख दे रहे हैं कार्डिवाइड। ये आपको पहचानना पड़ेगा। इस कार्डिवाइड का शेप होता है ऐसा, थोड़ा हमसे फिगर बहुत अच्छा नहीं बन पाता है, आप बढ़िया बनाने की चेष्टा करिएगा। ऐसा, ये है इनिशियल लाइन, दिस इज थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 एंड दिस इज थीटा इक्वल टू पाई, ये है पोल। और हम जानते हैं इसके बारे में फीचर्स कि ये इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, यानी इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिकल होता है, माने इस लाइन के ऊपर जो शेप एंड साइज है वही शेप एंड साइज नीचे है, माने जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे पड़ेगा। तो हमको निकालना तो है पूरा एरिया बाउंडेड बाय कार्डिवाइड, लेकिन हम क्या करेंगे, हम केवल ऊपर वाला एरिया निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाला एरिया निकालने के लिए पोलर स्ट्रिप हम ले रहे हैं। पोलर स्ट्रिप स्वीपिंग स्ट्रिप होता है, इसको स्वीपिंग स्ट्रिप बोलते हैं। कार्टेशियन स्ट्रिप या तो वर्टिकल स्ट्रिप होगा कार्टेशियन में, या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होगा, यानी पैरेलल स्ट्रिप्स होते हैं। मूवमेंट, ये स्ट्रिप ऐसे मूव करता है, ये स्ट्रिप ऐसे मूव करता है, और ये स्ट्रिप ऐसे मूव करता है, ऐसे, इसीलिए स्वीपिंग कहना ना, स्वीप करना माने बुहारना। तो अब लिमिट इससे कैसे निकालते हैं, हमें केवल ऊपर वाले को देखना है, तो इसे इतना स्वीप करो कि पूरा रीजन इन बिटवीन हो जाए। तो एक को तो यहाँ तक लाना पड़ेगा और दूसरे को और कहाँ तक, हाँ कहाँ तक। तो जो पोर्शन कर्व्ड पोर्शन होते हैं ना, कर्व पोर्शन को बाउंड कौन करता है, टेंजेंट, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ ये कर्व्ड पोर्शन तो सीधा सीधा लाइन गई इधर, लेकिन इधर ऐसे ऐसे जाकर के ऐसे घुस के यहाँ चला आया है, यानी कि ये टेंजेंट है। तो इस कर्व्ड पोर्शन को कौन बाउंड करेगा, टेंजेंट। वी नो दैट थीटा इक्वल टू पाई माने दिस लाइन इज टेंजेंट एट पोल, और ये लाइन थीटा इक्वल टू 0। देखिए पोलर सिस्टम में इसका इक्वेशन अलग, इसका इक्वेशन अलग, इसका अलग, माने एक्स एक्सिस कार्टेशियन में तो सीधा सीधा इसका इक्वेशन y इक्वल टू 0, लेकिन पोलर में इस हाफ का इक्वेशन अलग होता है, इस हाफ का इक्वेशन अलग होता है। पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, वो भी आप कर लो भाई, क्योंकि आप एप्लीकेशन पढ़ रहे हो। तो लिमिट हो गई ऊपर वाले के लिए थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू पाई। ये बाउंडिंग लाइंस हैं, इनके इक्वेशंस लिमिट होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, लिमिट माने बाउंडिंग लाइंस के इक्वेशंस, बाउंडरीज के इक्वेशंस। तो स्टार्ट करो। इट इज, इसके बारे में हम लिख रहे हैं, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन, therefore the required area is A equals to 2 into area above initial line, area above the initial line equals to 2 into, अब पोलर के लिए एरिया का फार्मूला आपको हम पहले वीडियो में बताए थे, 1/2 इंटीग्रल r स्क्वायर डी थीटा, और थीटा की लिमिट अभी हम डिस्कस किए थे 0 से पाई। बस 2 कैंसिल हो गया, इंटीग्रल 0 to पाई, r स्क्वायर माने a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। अब इसी को इंटीग्रेट करना है। फिगर मिटा दे रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटीग्रल 0 to पाई, एक्सपेंड किया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू,
प्रॉपर्टी नंबर 6 डेफिनेट इंटीग्रल की हमें लगानी है, तो मैं भाप रहा हूँ, ताड़ रहा हूँ कि इसको हम दो भागों में तोड़ दें। ए स्क्वायर 0 to पाई, यहीं से ब्रैकेट लगा दे रहा है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम एक साथ ले लें, डी थीटा, और प्लस ये 2 लिख दिया, इंटीग्रल 0 to पाई और कॉस थीटा डी थीटा को अलग कर दिए। तो वही प्रॉपर्टी नंबर 6, चूंकि थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखने से अपने आप का निगेटिव हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई। इसमें थीटा की जगह माइनस थीटा रखने से कोई असर नहीं पड़ेगा। कॉस पाई माइनस कॉस थीटा होता तो है, लेकिन स्क्वायर लगा इसलिए फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए अपर लिमिट को हम आधा कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट 2 इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा और प्लस 0। यहाँ पे लिखिए भाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट 2 फिर ब्रैकेट 1 के हिस्से कितना आएगा, 1 का इंटीग्रल थीटा होगा और थीटा की लिमिट 0 से पाई बाई 2 रखोगे तो पाई बाई 2 आएगा, प्लस यहाँ पर वैल्यूज फार्मूला लगाओ तो हो गया 1/2 इंटू पाई बाई 2, ये रहा, इक्वल टू 2a स्क्वायर इंटू, इसको जोड़ लें, ये पाई बाई 4 है, पाई बाई 2 है, तो 3 पाई बाई 4 हो गया, 3 पाई बाई 4 इक्वल टू 3 पाई ए स्क्वायर बाई 2। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सूचना मिलती रहे सीधे रूप से। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।